नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 या 8 चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं 7th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुका हूं, 6th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है। इन दोनों को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कोई भी वीडियो किसी प्रकार का हो आप देख सकते हो। सारे चैप्टर कवर करवाए हैं। उसके बाद 8th क्लास, कल से 8 क्लास शुरू होगी, 8 क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि 7th क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और सारी वीडियो डिटेल से बनाएंगे, किसी में कोई कंजूसी नहीं बरती। सारी चीज़ों को एक एक करके समझाया गया है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पहुंचाया गया है। 6th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उससे कहीं ज़्यादा बताया गया है, तो आप टेंशन ना करें। अभी जब 8th होगी, 9th होगी, तो आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी जाएगी। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखो, हम भारत की किस तरीके की जलवायु उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कि यहाँ पर कैसी वनस्पति है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तथा कौन कौन से वन्य प्राणी हैं उस रहते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। आपने मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते ही होंगे, तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं, दूसरों से इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं कि आज मौसम कैसा है या फिर कैसा नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। जो दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही मौसम है। अब ये इसकी डेफिनेशन होगी, या परिभाषा समझ लो कि मौसम जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। तो मौसम में क्या चीज़ शामिल है? तापमान भी इसमें शामिल है, वर्षा भी शामिल है, और सूर्य की विकिरण भी शामिल है। इन चीज़ों से मिलकर ही मौसम बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? अगर तापमान में चेंज होगा तो मौसम बदलेगा, वर्षा हो गई तो भी मौसम बदल जाएगा, सूरज की विकिरण मतलब किरण है, मतलब सूरज की रोशनी या फिर किरण ज़्यादा होगी या तो भी मौसम बदल जाएगा, कम होगी तो भी मौसम बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। उदाहरण के लिए आपने पता ही है कि कभी गर्म तो कभी ठंडा होता है मौसम। ठीक है, सर्दी के टाइम पे आपको गर्म कपड़े पहनना पसंद होता है, जबकि गर्मी के टाइम पे आपको गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, ऊनी वस्त्रों को आप नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये मौसम के अकॉर्डिंग ये होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत में जो मौसम है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। भारत में सामान्यतः मौसम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सर्दी का मौसम, दूसरा होता है गर्मी का मौसम, तीसरा होता है वर्षा का मौसम, और चौथा होता है शरद मौसम या शरद ऋतु। तो 4 ऋतुएं होती है भारत में। कौन कौन सी? सर्दी ऋतु और गर्मी की ऋतु होती है, एक वर्षा ऋतु और एक होती है शरद ऋतु। ठीक है, इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कब से कब तक होती हैं। अब आप इनको सीक्वेंस में ही लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्दी के बारे में। तो सर्दी हमारी दिसंबर से स्टार्ट होती है। कब से स्टार्ट होती है? दिसंबर से। और कब तक चलती है? फरवरी तक। तो सर्दी का मौसम होता है, या सर्दी की जो जलवायु होती है, या सर्दी की जो ऋतु होती है, वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंड पड़ती है। उसके बाद में दिसंबर के बाद, फरवरी के बाद में आती है मार्च से मई तक। तो मार्च से मई तक हमारी होती है गर्मी। उसके बाद में जून होती है स्टार्ट। तो जून से लेकर सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारे यहाँ पर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा भारत का नक्शा है इस तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी पूर्व दिशा है, यहाँ पर पश्चिम दिशा है, यहाँ पर उत्तर दिशा है, और यहाँ पर दक्षिण दिशा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ से दक्षिण ये है या पश्चिम ये है। तो यहाँ से जो हमारी हवाएं चलती है, मानसूनी हवाएं, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, इनके कारण बारिश होती है, इनके कारण ही बारिश होती है। तो बारिश होती है तो इसी को हम कहते हैं वर्षा ऋतु। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून है, जो जिस तरीके से ये जून से स्टार्ट होता है, वो ही सितंबर में जाके ख़त्म हो जाता है वो, और अक्टूबर नवंबर में वो वापस लौट जाता है। क्या होता है? वापस लौट जाता है। तो उसको हम कहते हैं शरद ऋतु। क्या बोलते हैं? शरद ऋतु। इस टाइम पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती, ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, अब हम ऋतुओं के बारे में एक एक करके डिटेल से जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। किसके बारे में करते हैं? शीत ऋतु के बारे में। इसके बारे में मैंने अभी बताया था, दिसंबर से लेकर फरवरी तक होती है। ठीक है, इसमें ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें जो सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं,
जिसके कारण उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। देखो इस तरीके से देखते हैं हम, ये हमारा ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है ये। यहाँ पर हमारी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त है। यहाँ पर ये हमारे 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, यहाँ पर 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो हमारा भारत है वो इस तरीके, हमारा जो भारत है वो इस तरीके का है। देखो यहाँ पर है हमारा भारत, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूरज हमारा यहाँ पर चमकता है, तो ये भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, थोड़ा यहाँ पर चमकता है और यहाँ पर चमकता है, ठीक है। तो इसकी किरणें इस तरीके से पड़ती है। तो उत्तर भारत में जब शीत ऋतु होता है उस समय, जब दिसंबर से लेकर फरवरी तक, तो ये किरणें, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण होता क्या है, यहाँ पर ठंड होती है, ठीक है। आगे देखो, अब देखते हैं गर्मी या ग्रीष्म ऋतु। अब किसके बारे में बात करेंगे, ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। तो गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में जो सूरज की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती है, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा होती है। और उस वक्त पे जो चलने वाली हवाएं होती हैं, या जो हवा चलती है, एक हवा होती है गर्म एवं शुष्क हवा, उसे हम कहते हैं लू। वो कब चलती है, वो गर्मी के मौसम में चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है हमारा अगला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। आगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा हो जाती है। देखो इसको इस तरीके से समझेंगे हम, ये हमारा इस तरीके का भारत का नक्शा है। थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि इसका ढंग से बन नहीं पा रहा है ये। इधर देखो, इधर है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा अरब सागर। जो हमारी मानसूनी हवाएं होती हैं, पवन होती है, वो इस तरीके से चलती है। किस तरीके से चलती है, इस तरीके से। जब ये चलती हैं तो ये जल से, यानी ये समंदर है यहाँ पर, ये जल से स्थल की ओर चलती है। ये स्थल है मतलब ये ज़मीन है, मतलब जल से ज़मीन तक चलती हैं। तो जल से जो भाप बन के जल उड़ा हुआ होता है जल में से या समंदर से, वो भाप भी हवा के साथ में, या वो जल भी हवा के साथ में कुछ आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मौसम में नमी हो जाती है। क्या हो जाती है, नमी हो जाती है। जब ये हवाएं चल रही हैं तो यहाँ पर ये पहाड़ों से टकराती हैं, या फिर जब ये ठंडी होती हैं तो ये इस इलाके में बारिश करती हैं। इस इलाके का मतलब है स्थल पर ये बारिश कर देती है, ठीक है। तो समझ में आ गया बारिश कैसे होती है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। अभी हमने बात की थी वर्षा ऋतु की, अब हम बात करते हैं शरद ऋतु की। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। देखो इस समय जो पवन होती है वो स्थल के भागों से इस तरीके से, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, तो ये हमारी पवनें वो यहाँ से लौटकर, स्थल से लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, मतलब ज़मीन से पानी की तरफ जा रही है। तभी इस तरीके से जब पवन चल रही है तभी क्या करते हैं, ये मानसून लौटने का मौसम होता है। मानसून लौट रहा है, जब चलती है हवाएं, मानसून आता है तो इस तरीके से हवाएं चलती है, जब लौटता है तो स्थल से बंगाल की खाड़ी की तरफ लौटती हैं, ठीक है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तट, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। देखो ये तो हमारा तमिलनाडु रहा और ये आंध्र प्रदेश रहा। जब ये मानसून लौट रहा है तो इस तरह की हवाएं इन तटों पर बारिश कर देती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश करता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर, ठीक है। आगे देखो, अब ये तो थी हमारे ऋतुओं की बातें। अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। देखो जलवायु क्या होती है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो मौसमी दशाएं होती हैं उनका जो एवरेज निकालते हैं उसको ही हम जलवायु कहते हैं। तो जलवायु कितने साल का एवरेज निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। अगर 30 साल से अधिक का, 30 साल या उससे अधिक का मौसमी क्रियाओं का हम औसत या एवरेज निकालते हैं, और जो मौसम आता है उसी को हम जलवायु कहते हैं। समझ में आ गया। तो जलवायु कोई भी स्थान की 30 साल या 30 साल से अधिक की मौसमी दशाओं का औसत निकालने पर जलवायु निकलती है। आगे देखो, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु से हम क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत की जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी फसल है या और सारी चीज़ें, वो सब मानसून पर ही निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मानसून पर ही निर्भर है, इसीलिए हम इसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। आगे देखो, जो मानसून है वो अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से लिया गया है। मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की जो स्थिति है उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। मैंने बताया था भारत की जलवायु मानसूनी है और भारत की जो कृषि है वो वर्षा पर ही आधारित है। मतलब अगर अच्छी बारिश होगी तो ही अच्छी फसल हो पाएगी, अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो अच्छी फसल नहीं हो पाएगी। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छे मानसून का मतलब जो अच्छी बारिश आएगी तो पर्याप्त वर्षा होगी, अगर पर्याप्त वर्षा होगी तो अच्छी फसल होगी। ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, कुछ दे रखा है। अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो, अगर किसी साल में अगर मानसूनी वर्षा यानी बारिश कम हो तो क्या होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फसल। अगर बारिश कम होगी तो क्या होगा, फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? बिल्कुल प्रभावित होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होगी, होगी। कुछ लोग अदर सोर्सों से करेंगे या सिंचाई से करेंगे या ज़मीन से पानी देंगे या नहरों से नदियों से पानी देंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, उतनी अच्छी नहीं होगी फसल जितनी होनी चाहिए। कुएं के पानी का स्तर क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? कुएं का पानी का स्तर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जल स्तर ज़मीन में और ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो बारिश का जो पानी है ज़मीन को मिलेगा नहीं, या ज़मीन उस पानी को पिएगी नहीं, तो जो ज़मीन का पानी है वो और नीचे चला जाएगा। ठीक है। आगे देखो, गर्मी का मौसम कैसा होगा? गर्मी का मौसम क्या होगा? लंबा होगा। क्यों होगा लंबा? जब बारिश नहीं होगी तो ठंड नहीं होगी, और ठंड नहीं होगी तो गर्मी थोड़े ज़्यादा दिन तक पड़ेगी। तो अभी इस साल भी ऐसा ही लग रहा है मुझे तो, कि बारिश हो नहीं रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम लंबा खिंचेगा, क्योंकि रोज़ के पेपरों में पढ़ता हूँ तो यही पढ़ता हूँ कि इस साल गर्मी का मौसम लंबा हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसी स्थान की जलवायु होती है उसके बारे में बात करते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। देखो, किसी भी स्थान की जलवायु है वो इन चीज़ों पर, स्थिति उसकी कहाँ पर है, या ऊंचाई कैसी है, समुद्र से दूरी कितनी है, और उच्चावच पर निर्भर करती है। मतलब स्थिति किस तरीके की है। अगर देखो, ये हमारा भारत का नक्शा है। अगर यहाँ पर इस इलाके में, तो इस इलाके में पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र तल से ऊंचा क्षेत्र भी है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ठंड बढ़ती रहेगी। ये हिस्सा हमारा कैसा है? तटीय। ये समंदर का तट है तो तटीय इलाका है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है। ये हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकी ये चीज़ें स्थिति है, कहाँ पर स्थिति है, ऊंचाई, समुद्र से कैसी ऊंचाई है, समुद्र से कितनी दूरी है, और कैसा उच्चावत है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। इनको देखने के बाद में ही जलवायु परिवर्तन होगा। देखो कैसे होता है। अभी देखते हैं, राजस्थान का मरुस्थल है, तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो वहाँ बीकानेर और बाड़मेर बहुत गर्म है, क्योंकि बारिश नहीं होगी, ज़्यादा सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो क्या होगा, स्थान गर्म होगा। जबकि जम्मू कश्मीर का द्रास व कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। जो जम्मू कश्मीर का द्रास और कारगिल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फीली हवा होती है, माइनस में 40 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। जबकि तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। ये भी यहाँ पर मुंबई की और कोलकाता की जलवायु मध्यम है, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यहाँ समुद्र की हवाएं आती हैं, वो अपने साथ में आर्द्रता रखती हैं, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ पाती और जिसके कारण ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ पाती। ठीक है। वे न ही तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे हैं। ठीक है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। आर्द्र का मतलब होता है कि वायु में जल की मात्रा को ही आर्द्र कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। आगे देखो, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। अब ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम में होती है। जबकि राजस्थान के जैसलमेर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती, या न के बराबर होती है, या बहुत थोड़ी होती है। तो हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, एक तो यहाँ पर मेघालय की जगह, एक यहाँ पर राजस्थान की जगह। इन दोनों में यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर
बहुत कम बारिश होती है, न के बराबर, या किसी किसी साल तो होती ही नहीं है। तो ये हमारी भौगोलिक विभिन्नता है जो पूरे देश में एक देश होने के बावजूद भी जलवायु अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। सबसे पहले तो हम प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा देख लेते हैं कि वे घास, झाड़ियाँ या पेड़ पौधे जो मनुष्य की बिना सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। समझ में आ गया प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? वो घास या झाड़ियाँ जिसमें इंसान कोई इंटरफेयर नहीं करता, वो खुद भी उगते हैं, खुद ही उनमें पानी लगता है, खुद ही बड़े होते हैं, खुद ही सूखते हैं, जो भी काम होता है उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन को देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता होगा। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें हम झाड़ी कहते हैं, जैसे कुछ कैक्टस और तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि है। इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, मतलब कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, जैसे नीम का है, आम का है, ये पेड़ बहुत बड़े होते हैं और इनमें काफ़ी शाखाएं या पत्तियां भी होती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पेड़ है जिनमें बिल्कुल पत्तियां नहीं होती, जैसे नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? बिल्कुल, ये अलग अलग भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये इसलिए भिन्न है क्योंकि वहाँ पर जलवायु अलग तरीके की है और अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि जहाँ पर जितनी बारिश होगी उसी हिसाब से पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, आगे देखो, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण जलवायु अलग तरीके की है तो अलग ही पेड़ मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमें जिससे हम सांस लेते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जो कि हमारे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जिसको कि हम छोड़ते हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ा उसको पेड़ों ने लिया, उसके बदले उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ा जिसको हम सांस लेने में काम लेते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि वनों की आवश्यकता को बताते हैं, तो हम उनके बारे में देखेंगे मैप के द्वारा कि वनों के लाभ क्या क्या है या किस प्रकार हमारे लिए वो आवश्यक हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि वन ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। अब देखो, वनों से हमें शहद भी मिलता है, फल भी मिलते हैं, गोंद व लाख भी मिलती है। वन्य जीवों एवं वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास है। जो भी जंगली जानवर है वो वनों में ही रहते हैं। इससे इमारती लकड़ी भी मिलती है। ठीक है, रबड़ भी वनों से ही मिलता है। मिट्टी को बांधने का मतलब है जब कोई क्षेत्र में एक कटाव होता है, क्या होता है, जैसे पानी आ रहा है, यहाँ से बह के पानी आ रहा है, अब ये बह के पानी आएगा तो ये अपने साथ में इस मिट्टी का कटाव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, तो इस पेड़ की जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। जब पानी आएगा तो वहाँ से मिट्टी कटेगी नहीं। मिट्टी के कटाव को ही हम अपर्दन कहते हैं। ये मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, कहीं आप पर कोई घास का मैदान है, अगर उस घास के मैदान में आप प्रेशर से पानी छोड़ोगे तो वहाँ की मिट्टी बिल्कुल कहीं नहीं जाएगी। अगर कहीं पर घास नहीं है या प्लेन, अगर वहाँ पे तुम प्रेशर से पानी छोड़ोगे तो वहाँ की मिट्टी कट जाएगी। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। इसके अलावा फर्नीचर भी हमें वनों से ही मिलता है। खेल का सामान, बैट वगैरह है, हॉकी वगैरह है, ये सब वनों से ही प्राप्त होती है। ईंधन का मतलब है जो हम खाना बनाते हैं उसके लिए हमें लकड़ी वगैरह की और चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो भी वनों से मिलती है। जानवरों के लिए चारा भी वनों से मिलता है। और घरों में जो हम आश्रय बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं या फिर और चीज़ें बनाते हैं, वो भी वनों से। इसके अलावा वनों से दवाइयाँ भी मिलती हैं। क्या मिलती? तो ये सारी चीज़ें थी जो वनों की आवश्यकता है या फिर वनों से हमारे लिए लाभ है। अब देखो, हम बात करते हैं हम वन्य प्राणी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वन्य प्राणी के बारे में। अभी हमने बात की थी वनों के लाभ के बारे में। अब हम वन्य प्राणियों के कि वनों में रहने वाले प्राणी कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। जो वन्य जीव होते हैं वन में रहने वाले, वो वनों में ही रहते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है।
जो वनों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जैसे सरीसृप होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं उनको सरीसृप कहते हैं। उभयचर किसे बोलते हैं, जो सरीसृप होते हैं जैसे सांप वगैरह या फिर केंचुआ वगैरह जो रेंगने वाले होते हैं उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। और जो कुछ मछलियाँ होती हैं जल में रहने वाली, इन दोनों के बीच की जो एक प्रजाति होती है उसे हम कहते हैं उभयचर। तो उभयचर में जैसे कौन से जानवर आते हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक। मेंढक क्या है, मेंढक एक उभयचर है। इसके अलावा पक्षियों को जानते हो, स्तनधारियों को मतलब जिनके दूध होता है, उसके अलावा कीटों तथा कृमियों का भी निवास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम कुछ जानवरों के बारे में जान लेते हैं। देखो, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबको पता भी होगा, नहीं होगा तो भी देख लो कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वही याद कर रही है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर मिलते हैं। तो एशियाई शेरों का एकमात्र जगह है वो है गुजरात के गिर के जंगल। गिर एक के जगह का नाम है, वहाँ पर एशियाई शेर मिलते हैं। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा असम में मिलता है। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर मिलता है, असम में, जगह काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तथा हाथी केरल व कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो गैंडा एक जगह ही मिलता है, वो मिलता है असम में, और हाथी भी असम में मिलते हैं, और केरल कर्नाटक में भी हाथी मिलते हैं। ठीक है, ऊंट है वो रेगिस्तान में मिलता है, और जंगली गधा है, जंगली गधा है वो कच्छ के रण में पाया जाता है। कहाँ पर, गुजरात में, कच्छ का रण। ठीक है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सब हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, हिमालय क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं, जैसे बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, इत्यादि भी हमारे देश में जानवर हैं जो पाए जाते हैं। आगे देखो, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है, मतलब पक्षी भी इतने बहुत सी मात्रा में मिलते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में इसके अलावा तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि और अन्य प्रकार के बहुत से पक्षी मिलते हैं। ठीक है, अन्य बहुत सारे पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है हमारे यहाँ पर, बहुत से राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं। पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं, आरक्षित होते हैं, या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि एक एरिया होता है पर्टिकुलर, सरकार उसको आम जन को जाने के लिए या किसी और के जाने के लिए, सबके लिए उसमें निषिद्ध कर देती है या फिर मना कर देती है। तो होता क्या है, वहाँ पर वो जानवर रह सकते हैं, पक्षियाँ रह सकते हैं, जिससे कि कोई शिकारी वगैरह उनका शिकार ना करे। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, जो भी तुम्हें दिखते हैं उनका नाम बता दो। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें कोबरा व करैत प्रमुख है। भारत में सांप की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से कोबरा और करैत 2 प्रमुख है। कोबरा तो जानती होंगी, काला नाग बोलते हैं, या फिर जिसके फण होता है। वो करैत भी इसी प्रकार का थोड़ा ब्लैक कलर का होता है। ये भी भारत के या फिर दुनिया के 4-5 सांप हैं, उनमें सबसे जहरीले सांपों में इनकी दोनों की गिनती होती है। ठीक है, आगे देखो। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। तो वनों के कटने तथा जानवरों का शिकार करने के कारण हो क्या रहा है कि भारत में जो वन्य जीवों की प्रजातियां हैं वो तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क बनाए गए हैं। तो उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क है, पशु विहार हैं, वे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए काफ़ी परियोजनाएं की है, जैसे हस्ती परियोजना या बाघ परियोजना, 2 परियोजनाओं चालू की है। ठीक है, क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र वन की स्थिति बता सकते हैं? हाँ जी, आप जितने भी पशु विहार हैं उनका नाम देख लेना है और स्थिति कहाँ पर है वो देख लेना है। मैं एक लिस्ट डाल दूंगा PDF में, वो भी यहाँ पे देख लेना। ठीक है, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। कैसे बटा सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे या बड़े होते हैं, तो घर में जो भी बच्चे होते हैं वो करते क्या हैं, जैसे कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने या फिर कहीं और जगह जा रहे हैं, तो जानवरों से बने हुए खिलौने या जानवरों के अंगों से बने हुए खिलौनों को खरीदते हैं। जैसे हाथी दांत वगैरह है, उसको भी यूज करते हैं। तो ये सब होता क्या है, जब इनको बच्चे यूज करेंगे तो क्या होगा कि उनकी बढ़ेगी। अब जब इनको बच्चे यूज करना बंद कर देंगे तो कोई उनको खरीदेगा नहीं, तो शिकारी क्या करेंगे,
जो शिकार करना छोड़ देंगे, क्योंकि जो वो शिकार कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो शिकार क्यों करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें जानवरों के अंगों से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग भी मतलब से जानवरों को बचाने में सहयोगी है ये आपका। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो ये नया क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखता है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो ये हमारा चैप्टर था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ प्रवासी पक्षियों के बारे में देख लेते हैं। कुछ पक्षी जो प्रवासी मतलब जो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ पर और एक वक्त ठहर कर वापस चले जाते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। कुछ पक्षी जैसे पिनटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में, इसके अलावा साइबेरियन क्रेन भी है एक, ये प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं तथा वापस जैसे ही सर्दी खत्म होती है मार्च तक ही वापस लौट जाते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग जिसका वजन 15 ग्राम होता है, सबसे छोटी है लिटिल स्टिंग जिसका वजन ओनली 15 ग्राम होता है। ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है और करीब 2 महीने रुक के वापस चली जाती है। इसी तरीके से साइबेरियन क्रेन भी भारत में आता है और वो करीब दिसंबर में आता है और मार्च में वापस लौट जाता है, जो कि साइबेरिया प्रदेश से आता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में मैंने डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है और सभी को समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे को दोबारा मैसेज कर दो, या फिर कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी प्रकार की कोई भी मन में संशय हो, कन्फ्यूजिंग हो, तो मुझे बता सकता है। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल दूर करूँगा या फिर उसके संशय को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ और है कि आप बिल्कुल चैप्टर को पूरा नहीं देखते हो और पूरा देखने के अलावा ना चैनल को मतलब से शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना पुरानी वीडियो को देखते हो, तब तक आप देखोगे नहीं, कोरिलेटेड नहीं करोगे और वीडियो के साथ में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, वो पिछले वीडियो की चीज़ें होती हैं। अब उनको मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई थी। अगर आप पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको फटाफट पता चल जाएगा, ठीक है, कि मैंने क्या बताया था। तो आपको देखना है, बिल्कुल सारी वीडियो देखनी है। जब तक सारी वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।